नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक पॉवर्टी, जिसे हम कहेंगे निर्धनता या गरीबी, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉवर्टी यानी कि निर्धनता। निर्धनता एक बहुत ही बड़ी हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है और इसके समूह गरीबी की जो समस्या है एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। और गरीबी हमारे देश की नहीं बल्कि सर्वव्यापी समस्या है। बहुत सारे जो संपन्न देश है वो भी इसकी चपेट से नहीं बच सके। इसके गरीब देशों की संख्या इतनी है कि इन्हें तीसरी दुनिया के नाम से पुकारा जाता है। और तीसरी दुनिया के जो लोग हैं उनमें अच्छा भोजन, वस्त्र, मकान उपलब्ध नहीं हो पाता है। भारत में भी ऐसे कई परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं और गरीबी से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। सड़कों और फुटपाथों पर अपना दम तोड़ते हैं, भीख जो भीख मांग कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों की दया पर जीवित रहते हैं। ऐसे गरीब भूख और मौत को जन्म देती है। आज हम देखते हैं कि देश के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने समाज में तीव्र गति से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया है। मशीनीकरण ने समाज को जहाँ एक और बहुत ज़्यादा प्रचुर साधन उपलब्ध कराए हैं, समृद्धि को बढ़ावा दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तीसरी दुनिया भी खड़ी कर दी है जो गरीबी और अभाव से ग्रस्त है। आज अपन देखते हैं कि गरीबों को दूर करने के लिए अनेक सरकार द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं। गरीबी के कारणों को ढूंढकर उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। स्वयं गरीब भी अपनी दशा के प्रति जागरूक है और इससे भयंकर समस्या से मुक्ति पाने के लिए सजग और प्रयत्नशील है। हमारे देश के अंदर निर्धनता की जो अवधारणा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो अवधारणा है उसके आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करें। साधारण भाषा में हम देखते हैं कि गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पारदर्शिता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। लेकिन गरीबी को केवल आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना इसका एक संकुचित अर्थ होगा। गरीबी की कुछ परिभाषाओं के आधार पर अगर हम समझें तो योगेश डॉक्टर योगेश जो अटल हैं उन्होंने गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है। वे लिखते हैं, गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। जब हम राष्ट्रीय आय पर चर्चा करते हैं तब इसका यह अर्थ नहीं होता कि आय देश के सभी लोगों में समान रूप से वितरित होती है। राष्ट्रीय आय में से जिन लोगों को कम हिस्सा मिलता है, गरीब, और जिन्हें अधिक हिस्सा मिलता है वो धनवान वर्ग में आते हैं। इस दृष्टि से गरीबी है एक तुलनात्मक तथ्य है। साथ में जो है गरीबी जो है गरीबी एक सापेक्ष शब्द भी है। इसका अगर हम बात करें, अगर हम जिस देश की गरीबी की बात करें तो उसमें उन लोगों को गरीब कहेंगे। और गरीबी का निर्धारण जो है उस देश की प्रथा और जीवन स्तर के आधार पर होता है। भारत में गरीबी रेखा वह नहीं होती है जो अमेरिका और इंग्लैंड में है। प्रत्येक देश में हम देखते हैं साधनों के अनुसार जीवन स्तर का एक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और सभी व्यक्ति उस आदर्श को पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो हम गरीबी का जो बात करते हैं तो उसको सापेक्षता जो है उसके साथ जोड़ा जाता है और उसके आधार पर हम कह पाएंगे कि गरीबी का स्तर क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्धनता की माप के बारे में। निर्धनता का मेजरमेंट कैसे किया जाए या इसका मापन कैसे किया जाए। तो गरीबी मापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है।
राष्ट्रीय आय के आधार पे प्रति व्यक्ति जो उपभोग खर्च किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय, इसके आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि निर्धनता है या नहीं है। हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी एक विवादास्पद विषय है। व्यक्तिगत आय के आधार पर उच्चता के क्रम में व्यक्ति की स्थिति बताई जा सकती है। इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उसमें एक परिवार का खर्च उसके उपयोग की तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करते हैं, और तुलनात्मक गरीबी भी प्रकट होती है। तुलनात्मक गरीबी तो अमेरिका जैसे समृद्ध देशों में भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में जो निर्धनता है इसके बारे में क्या स्थिति है। भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च है और पोषण का आदर्श उसको प्रति व्यक्ति आय के आधार पर माप सकते हैं। भारत में जो गरीबी की जो परिभाषा है वो पौष्टिक आहार के आधार पर लेके दी गई है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन व शहर में 2100 कैलोरीज प्रतिदिन नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि पौष्टिक आहार को रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए या उसमें परिवर्तित किया जाए तो 107 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह गाँव में और 122 रुपये प्रति माह शहरों में आता है। और बाद में गरीबी की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 11,060 रुपये और शहरी क्षेत्र में 11,850 रुपये प्रति गृह वार्षिक उपभोग व्यय का मानदंड माना गया है। तो इस आधार पर भारत में निर्धनता का एक मेजरमेंट किया जाता है। भारत में हम देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में आय में असमानता व्याप्त है। शहरों की तुलना में गाँव में प्रति व्यक्ति आय लगभग आधी है। यही बात उपभोग खर्च के आधार पर भी देखी जा सकती है। भारत में हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो गरीबी उड़ीसा राज्य में है, इसके बाद में हम देखते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश का स्थान आता है, और अन्य राज्यों में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का स्थान होता है। अब हम बात करते हैं कि देश के अंदर जो निर्धनता है उसके पीछे कारण क्या है। तो निर्धनता के कारण को हम जो है कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला वैयक्तिक कारण, यानी कि निर्धनता के लिए व्यक्ति स्वयं कितना जिम्मेदार है। हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि व्यक्ति जो गरीबी के लिए काफ़ी हद तक स्वयं भी उत्तरदायी होता है। बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि से ग्रसित होता है तो गरीबी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अयोग्यता गरीबी को पैदा करती है, और अयोग्यता अनेक कारणों से पैदा होती है। वंशानुगत रोगों से पीड़ित होते हैं, मानसिक बीमारियों से या पागलपन से। और कई व्यक्ति जो है कला, विज्ञान, तकनीकी जो है साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले होते हैं, और कुछ इनमें रुचि नहीं होती है। तो कुछ लोग जो है अपने स्वयं की जो शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता उसके कारण भी, या स्वयं के बहुत सारे जो खुद का व्यक्तित्व होता है उसके कारण निर्धनता के शिकार होते हैं। फिर भौतिक पर्यावरण भी काफ़ी बहुत हद तक जिम्मेदार है। भौतिक पर्यावरण, प्राकृतिक साधनों का अभाव, प्रतिकूल जलवायु, कीड़े मकोड़ों का उत्पाद, जैसे कि अभी राजस्थान में टिड्डियों का या बहुत सारे राज्यों में टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है। प्राकृतिक संकट, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, ये सारे भी निर्धनता को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े कारक हैं। आर्थिक कारक के अंदर हम देखते हैं कि आय और खर्च के संदर्भ में इसका विवरण दिया जाता है। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का दुष्चक्र, मंदी गरीबी को जन्म देते हैं। भारत में उत्पादन के लिए हम देखते हैं कि परंपरागत जो साधन है उनका प्रयोग किया जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक कारकों में हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, लोकाचार ऐसे हैं जो अनावश्यक खर्च को बढ़ावा देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शैक्षणिक कमियाँ, स्वास्थ्य रक्षण का जो अभाव पाया जाता है, आवास सुविधा नहीं मिल पाती है, और बहुत सारे जो युवा और पैतृक जो है उसके ज्ञान का अभाव होता है, तो वो बच्चों, युवा लोगों में असामंजस्य की स्थिति होती है। ये सारे कारक निर्धनता को बढ़ावा देने के लिए
जिम्मेदार होते हैं। हमारे देश के अंदर औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता के विचार, नारी स्वतंत्रता, उसके घर से बाहर अर्जन करने के कारण घर की परिस्थितियों में परिवर्तन आया। आज गिलिन कहते हैं कि अब घर केवल पेट भरने और इन विषय का स्थान नहीं रह गया। आज लोग घर से बाहर निकल के अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, ये भी गरीबी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। राजनीतिक कारक के अंदर हम देखते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल गरीबी को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी पनपती है। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सरकार की उत्पादन नीति, टैक्स नीति, आयात निर्यात और वितरण की व्यवस्था लोगों की आर्थिक दशा को प्रभावित करती है। और इसके साथ में युद्ध जो है वो भी निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण किसी भी राष्ट्र का जो है काफ़ी हद तक खर्च युद्ध संबंधी सामग्री पर होता है। आर्थिक रूप से अपव्यय बहुत होता है। इसके कारण बहुत बड़े लेवल पर गरीबी पनपती है। विश्व युद्धों में पश्चिमी देशों को दिवालिया बना दिया था। युद्ध में पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है, स्त्रियों को अर्जन करना होता है और कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध जो है किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं। सांस्कृतिक कारक, बढ़ती जनसंख्या, बेकारी, कृषि, जमींदारी प्रथा, साहूकारी प्रथा, सामाजिक कुप्रथाएं, अज्ञानता, प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन, आलस्य और निष्क्रियता, राज्य को नरम रूप, सुधार नीतियों की असफलता, ये सारे कारक है जो निर्धनता को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं। साथ में हम देखते हैं कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद जो है वो भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार है। चाहे एक और ये लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारते हैं तो दूसरी तरफ लोगों के आर्थिक स्तर को कमज़ोर भी करते हैं। उत्पादन की जो परामर्श साधनों के स्थान पर मशीनों को उपयोग किया जाता है, फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आती है तो बड़े बड़े उद्योग तो स्थापित हो जाते हैं, लेकिन ग्रामीण जो कुटीर उद्योग है नष्ट हो जाते हैं और कुटीर व्यवसाय के मालिक कारखानों में मजदूर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो जाते हैं तो लोगों को निर्धनता का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम कारण थे जो निर्धनता के कारण हैं। हम बात करते निर्धनता के दुष्प्रभाव, बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। इसके कारण शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। टीबी जो एक बहुत गंभीर बीमारी है वो पौष्टिक आहार पर्याप्त नहीं मिलने के कारण हो जाती है। चिकित्सा सुविधा को पर्याप्त रूप से उनको जुटा नहीं पाते हैं। संतुलित आहार और भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित करती हैं। गरीबी और कुपोषण, छूत के रोगों के कारण मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी कुपोषण के लिए भी और कुपोषण मानसिक कमियों के लिए उत्तरदायी हो जाती है। और सामाजिक रूप से भी हम देखते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को प्रभावित करती है। गरीबी के कारण सामाजिक परिस्थिति और निम्न सामाजिक परिस्थिति में लोग प्रभावित होते हैं और लोगों में अपराधी, बाल अपराधी, भगोड़े, आवारा, मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति गरीब परिवारों के ही होते हैं। ज़्यादातर इस तरह के केस इन परिवारों में पाए जाते हैं। और गरीबों के साथ मुख्य समस्या जो होती है उनकी गरीबी होती है। गरीबी गरीबों को उत्पन्न करती है। इसके साथ में निर्धनता और अपराध बढ़ते हैं। गरीबी के कारण पारिवारिक विघटन होते हैं, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिलता है, बहुत सारे दुर्व्यसनों की जो वृद्धि होती है, कई मानसिक चिंता और निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं और इसके साथ साथ चारित्रिक जो है पतन हो जाता है। गरीबी के कारण उच्च चरित्र बनाए रखना संभव नहीं होता है। कभी कभी बाध्य होकर स्त्री अपना तन बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है और गरीबी के कारण बहुत सारी स्त्रियां वेश्यावृत्ति को भी अपना लेती है। तो ये इसके दुष्प्रभाव देश में देखने को मिलते हैं। भारत में अगर निर्धनता को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं इसके बारे में बात करें तो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है।